मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अपने पापा को अचानक जाकर सरप्राइज़ दे दूँगी। मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरी, बहुत सारे कुली मेरे पास आए मेरा सामान उठाने के लिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुली की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना सामान नहीं है और जो है उसे मैं खुद ही उठा लूँगी। वे रेलवे स्टेशन मेरे लिए नया थोड़े ही था, मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास ही था। बचपन से मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पर घूमने आती थी। तभी मुझे कोने में अपनी वही पुरानी वाली जगह दिखाई दी जहाँ पर मैं अपने पिताजी के साथ आकर बैठा करती थी। एक पुराने पेड़ के नीचे एक बेंच पड़ी हुई थी जहाँ पर मैं और मेरे पिताजी आकर बैठा करते थे। मैंने अपना सूटकेस उठाया और वहाँ पर उस बेंच पर जाकर बैठ गई। मुझे पुराने दिन याद आने लगे थे कि मैंने अपने पापा के साथ यहाँ पर काफ़ी समय गुजारा था। मेरे पापा बेंच पर ही बैठ जाते थे और मैं यहाँ पर खेलती रहती थी। मैंने नज़रें घुमा कर देखा तो वह रेलवे स्टेशन अब काफ़ी बदल चुका था, मगर वह कोना अब भी वैसा ही पड़ा हुआ था। मैं लंबी लंबी सांस भरकर उस ठंडी और ताज़ी हवा को महसूस करने लगी। तभी मेरे पास एक बुज़ुर्ग आदमी आए। उन्होंने कुली के कपड़े पहने हुए थे। पहले तो वे मुझे दूर से ही देखते रहे और फिर मेरे बिल्कुल पास आकर मुझसे बोले, क्या तुम शंकर की बेटी हो? मैंने आश्चर्य से कहा, हाँ बाबा, मेरे पिताजी का नाम शंकर है, लेकिन आपको कैसे पता चला? वे बोले, तुम जैसे इस जगह में दिलचस्पी ले रही हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो तुम शंकर की ही बेटी हो। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? वे बोले, तुम्हारे पापा से मेरी पुरानी जान पहचान है, मेरा नाम बंटी है। मैंने पूछा, आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? मैं थोड़ी बातूनी किस्म की हूँ, मुझे बस बात करने के लिए कोई मिल जाए तो मुझसे गप्पे मारने बैठ जाती थी। और अब उन बाबा से भी मैं ऐसे ही बेतकल्लुफ़ होकर बातें कर रही थी। वे मेरी तरफ देखते हुए बोले, मैं तुम्हारे पापा को तब से जानता हूँ जब वे मेरी तरह इस रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। मैंने कहा, बाबा आप झूठ बोल रहे हैं ना? मेरे बाबा शहर के नामी बिजनेसमैन हैं, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, भला वह क्यों कुली का काम करेंगे? वे बाबा बोले, ये एक लंबी कहानी है, कभी अपने पापा से ही पूछ कर देखना, वे तुम्हें सब बता देंगे। इतना कहकर वे वहाँ से उठकर चले गए। मैं उन्हें दूर तक देखती रही और फिर बोली, ये भी मेरी तरह ही मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। और मैंने अपने कंधे उचकाते हुए अपना सूटकेस उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे बंगले बने हुए थे, उनमें से एक बंगला हमारा भी था। मेरे पापा ने बहुत साल पहले ही जगह लेकर अपनी पसंद से ही ये बंगला बनवाया था। वे बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत बना हुआ था। मैं चुपके चुपके अपने पापा के कमरे की तरफ जा रही थी कि उन्हें अचानक जाकर सरप्राइज़ दे दूंगी। घर के सारे नौकर काम में लगे हुए थे, पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। मैं अपने पापा के कमरे में गई तो मेरे पापा मम्मी की तस्वीर के आगे खड़े हुए थे। पीछे खड़ी हो गई और फिर उनकी आंखों पर हाथ रख दिया। वे बोले, देखो नीलम, आ गई हमारी लाडली बेटी। ये समझती है कि उसके पापा को उसके आने का पता ही नहीं चलेगा, मगर उसे पता नहीं कि वे दूर रहकर भी मेरे दिल के पास है। मैंने पापा की आंखों पर से हाथ हटा लिया और उनके गले लग गई। वे बोले, तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में? मैंने इतराते हुए कहा कि नहीं पापा, आपकी शहज़ादी को कोई भी परेशानी नहीं हुई। पापा ने कहा कि जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। मैंने कहा कि हाँ, भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है और खाने की खुशबू ने मेरी भूख और भी बढ़ा दी है। मैं जल्दी से हाथ मुँह धोकर खाने की टेबल पर पहुंच गई। मैंने खाने के डिशेस की तरफ देखा तो सारा खाना मेरी पसंद का ही बना हुआ था। मैंने कहा कि पापा, ये सारा खाना तो मेरी पसंद का है, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? पापा बोले, मैंने कहा ना बेटी, तुम चाहे कहीं भी रहो, मेरे दिल के करीब ही रहोगी। तुम्हारी हर बात का मुझे पता चल जाता है। मैंने खाना खाते हुए पापा से शिकायत की कि पापा, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, मगर आपने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। खूब पेट भरकर खाना खाने के बाद पापा और मैं चाय पी रहे थे। मैं पापा को अपने कॉलेज के दोस्तों के बारे में बता रही थी। फिर मुझे अचानक रेलवे स्टेशन पर मिले बंटी अंकल का ख्याल आया। मैंने पापा से पूछा कि पापा, आप किसी बंटी कुली को जानते हैं क्या? वे आज मुझे रेलवे स्टेशन पर मिल गए थे और कह रहे थे कि वे आपको तब से जानते हैं जब आप भी कुली का काम करते थे। पापा ने एकदम नज़रें मुझ पर से फेर ली और दूसरी तरफ देखते हुए बोले कि नहीं तो, मैंने तो कभी भी कुली का काम नहीं किया है। उन्हें ज़रूर कोई धोखा हुआ होगा। मैं चुप हो गई, मगर मैं समझ रही थी कि मेरे पापा कुछ तो छुपा रहे हैं।
मैंने कहा, पापा मैं सोने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे अपने बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई और सुबह मेरे पापा की आवाज़ से ही मेरी आँख खुली। वे मुझसे कह रहे थे कि रूही रूही बेटा उठो, कब तक सोओगी? तुम्हारे इंतज़ार में मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मैं जल्दी से आंखें मलते हुए उठ बैठी और पापा से कहा, सॉरी पापा, मुझे समय का पता ही नहीं चला और बहुत दिनों बाद मुझे अपना बिस्तर मिला है ना, तो बहुत अच्छी नींद आई। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। और जल्दी से फ़्रेश होकर मैं पापा के पास आ गई। मैं और पापा नाश्ता कर रहे थे। मैंने पापा से कहा कि पापा मैं नौकरी करना चाहती हूँ। पापा कहने लगे कि बेटा ये मेरा इतना बड़ा बिज़नेस तुम्हारा ही है, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है जो मुझे बाहर काम करके ही मिलेगा। पापा बोले, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। मैं तैयार होकर एक जगह इंटरव्यू देने चली गई थी। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वे सब मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैं उन्हें नज़रअंदाज करके अपनी फ़ाइल की तरफ देखने लगी। फिर मेरा नंबर आया तो मैं अंदर केबिन में चली गई। अंदर बैठे हुए बॉस जो सबका इंटरव्यू ले रहे थे, वे शायद इस कंपनी के मालिक थे। वे मुझसे बोले, तुम बिजनेसमैन शक्कर की बेटी हो? मैंने कहा, जी हाँ। वे बोले, मेरे ऑफिस में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने पूछा, आपकी बात का मतलब क्या है? साफ साफ बताइए। वे बोले, ये बात तुम अपने बाप से जाकर पूछो, वे एक खूनी है, उसने खून किया है। मैंने कहा, बकवास कर रहे हैं, और मैं अपनी फ़ाइल उठाकर वहाँ से चली गई। मैं घर आकर अपने पापा को देखने कमरे में गई। वे अब भी मेरी माँ की तस्वीर के आगे ही खड़े हुए थे। मैंने उन्हें अक्सर ऐसे ही माँ की तस्वीर से बातें करते हुए देखा था। मैंने सोचा वह आदमी बकवास कर रहा था, मैं अपने पापा से कुछ नहीं पूछूंगी। मैं अपने पापा से कहने लगी कि पापा, आप माँ से क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताएं। पापा बोले, बस तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा था। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? मैंने कहा, पापा वे लोग ठीक नहीं थे, मैंने खुद ही मना कर दिया। मेरे पापा चुप हो गए। 2-3 दिन बाद मुझे फिर से एक जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैं पापा को बताकर वहाँ पर जाने लगी तो मेरे पापा ने एक बार फिर से कहा कि बेटा, तुम्हें बाहर जाकर काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरा अपना बहुत बड़ा बिज़नेस है, उसे ज्वाइन कर लो। मैंने कहा, पापा बस थोड़े दिन ही काम करूँगी और फिर आपके साथ ही काम करूँगी। ये कहकर मैं बाहर चली गई। यहाँ पर मैं भी उम्मीदवारों के साथ बैठी थी, तभी वहाँ पर एक स्मार्ट सी लेडीज़ आईं। वे देखने से ही एक कामयाब बिजनेस वुमेन लग रही थी। वे मुझे देखते हुए अंदर केबिन में चली गईं। अंदर जाकर उन्होंने सबसे पहले मुझे ही बुलाया। मैं अंदर गई तो वे मुझसे बोलें कि तुम्हें काम की क्या ज़रूरत है, तुम तो अपने बाप की इकलौती बेटी हो, उनकी सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारी ही है। मैंने कहा कि मैं अपने शौक़ की खातिर काम करना चाहती हूँ। वे बोलीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बाप एक खूनी है? मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं, मेरे पापा तो एक बहुत शरीफ आदमी हैं। वे बोलीं, अच्छा तो उसने तुम्हें भी अंधेरे में रखा हुआ है। मैंने उनसे गुस्से में कहा कि ये क्या बकवास है। वे बोलीं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। वे बोलीं, तुम्हारा बाप ही तुम्हारी माँ का खूनी है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आप ये क्या बोले जा रही हैं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे बोली, ये बात तुम्हें पता न चल जाए इसलिए उस आदमी ने तुम्हें यहाँ से दूर रखा, तुम्हें बचपन से ही हॉस्टल में भेज दिया था। क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कोई भी बात याद है? अभी थोड़ी बहुत यादें तो तुम्हारे दिमाग में होंगी ही। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? वे बोली, मैं और तुम्हारी माँ बचपन की सहेलियाँ थी, मैं उसकी हर बात जानती हूँ। तुम्हारा बाप एक मामूली कुली था, उसने तुम्हारी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर तुम्हारे पैदा होने के बाद एक दिन उसको मार दिया। किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए उस पर पुलिस केस भी नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, अब अगर तुम चाहो तो अपनी माँ को इंसाफ दिला सकती हो। उसकी आत्मा इंसाफ के इंतज़ार में अब भी भटक रही होगी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में मेरे पापा के लिए नफ़रत भर गई
और मैं पुलिस को लेकर अपने घर पहुंच गई। मेरे पापा अब भी मेरी माँ की फ़ोटो के आगे ही खड़े हुए थे। मैंने कहा कि फ़ोटो के आगे खड़े होने से आपके गुनाहों का पश्चाताप नहीं होगा। आपने जो मेरी माँ को मार कर गुनाह किया है, उसकी सज़ा में आपको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। मेरे पापा बस चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैंने पुलिस से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, इन्हें यहाँ से ले जाइए। मैं इनके ख़िलाफ़ मेरी माँ को मारने का मुकदमा दर्ज करवाती हूँ। पुलिस मेरे पापा को ले गई और मैं अपनी माँ की तस्वीर के आगे खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको इंसाफ दिलाकर ही रहूँगी। मैं सारी रात वहीं बैठकर रोती रही और सो गई। सुबह मेरी देर से ही आँख खुली। मैंने उठकर देखा कि सारे अखबारों में, टीवी चैनल्स पर बस एक ही खबर चल रही थी कि नामी बिजनेसमैन को उनकी बेटी ने ही अपनी माँ के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस में पकड़वा दिया और अब अपने बाप के लिए फांसी मांग रही है। तभी मुझे नौकर ने आकर बताया कि आपसे मिलने के लिए एक आदमी आए हैं और वे अपना नाम बंटी बता रहे हैं। मैंने कहा, उन्हें यहीं भेज दो। अंदर आते ही वे मुझसे बोले, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा बाप बेगुनाह है। मैंने कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं? वो बोले, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हें शुरू से सब बात बताता हूँ। वे एक बड़ी ही खूबसूरत शाम थी। हम सारे कुली ट्रेन के आने के इंतज़ार में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक ट्रेन आकर रुकी। कुछ कुली सामान उठाकर चले गए और कुछ वहीं पर खड़े रह गए। तभी ट्रेन में से एक लड़का नीचे उतरता है, जिसके माता पिता ट्रेन में ही बैठे हुए थे। वे उनके लिए चाय लेने उतरा था। जैसे ही वह उस ट्रेन के डिब्बे में से उतरा, ट्रेन में आग लग गई और फिर डब्बा और उसके साथ के 2-3 डिब्बे धू धू करके जलने लगे। अंदर बैठा हुआ कोई भी पैसेंजर नहीं बचा था। आग इतनी भयानक थी कि स्टेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी जल गया था। वे लड़का कोई और नहीं, शंकर ही था। अपने माँ बाप के मरने के बाद वह इस रेलवे स्टेशन पर ही बैठा रहता था। मैंने उससे जाकर बात की तो उसने बताया कि मेरे माता पिता के अलावा मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मैं भी अब जीकर क्या करूँगा। मैंने उसे समझाया कि किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो जाती है। अगर तुम ऐसे करोगे तो उन्हें वहाँ भी तकलीफ़ होगी। रेलवे स्टेशन की मरम्मत हो गई और फिर वहाँ पर ट्रेनें आना जाना शुरू हो गईं। अब वह भी हम सबके साथ कुली का काम करने लगा था, मगर वह अब भी बस अपने काम से ही काम रखता था। अब वह सबसे ज़्यादा मुझसे ही बातें किया करता था, मुझे अपनी हर बात बताता था। एक बार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की उतरी। शंकर ने भागकर उसका सामान उठा लिया। अभी वह थोड़ी दूर ही चली थी कि उसका पैर मुड़ गया। उसके पैर में मोच आ गई थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। शंकर ने उसे एक खिलौने की तरह अपनी गोद में उठाया और उस वाली बेंच पर ही ले जाकर बैठा दिया जहाँ उस दिन तुम बैठी हुई थी। वे बहुत देर तक उसके पैर की मालिश करता रहा। वे बोली, अब मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। शंकर ने उसका सामान उठाया और उसे बाहर एक टैक्सी में बैठा कर आ गया। वे लड़की अब रोज़ ही रेलवे स्टेशन पर शंकर से मिलने आने लगी थी। वे दोनों घंटों घंटों इसी बेंच पर बैठकर बातें किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। शंकर अब बहुत खुश रहने लगा था। हम सब उसे छेड़ते थे कि भाई, इसके ऊपर तो उस लड़की ने जादू ही कर दिया है, यह तो अब इस दुनिया में रहता ही नहीं है। और फिर एक दिन उन दोनों ने शादी कर ली। तुम्हारी माँ ने शंकर को अपने घर पर रख लिया था। वे दोनों एक साथ खुश थे और फिर एक दिन तुम भी इस दुनिया में आ गई। शंकर बहुत खुश था। उसने हम सबको भी मिठाई खिलाई थी। तुम्हारी माँ से शादी करने के बाद भी वह हम सबको नहीं भूला था और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे आने से उसकी ज़िंदगी में
उसके माँ बाप की कमी भी पूरी हो गई है। उसने कहा कि वह एक अच्छा पिता बनेगा, लेकिन शंकर की खुशियों को एक बुरी औरत की नज़र लग गई। वह तुम्हारी माँ की सहेली थी। उसने तुम्हारी माँ के सामने ऐसा दिखाया कि तुम्हारे पिता में और उसमें नाजायज़ संबंध है। तुम्हारी माँ शंकर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वे कहीं चली गई। शंकर ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। उसने यही सोचा कि उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया होगा। अब उसने अपने आप को काम में मशगूल कर दिया। अब उसकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, काम करना और अपने आप को बिज़ी रखना। बहुत ही जल्द वे एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया था। उसने अपनी ज़िंदगी में बस तुम्हारी माँ को ही चाहा था और तुमने दुनिया के सामने अपने बाप को ही अपनी माँ का कातिल बना दिया। मैं अपनी माँ की फ़ोटो के आगे बैठकर रोने लगी और अपनी माँ से ही पूछने लगी कि माँ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। 2 दिन बाद मेरे पापा की कोर्ट में पेशी थी। सब लोग कह रहे थे कि उन्हें फांसी ही होगी। मेरे पापा को कोर्ट में लाया गया। मैं अपने पापा से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो गई। वह औरत जो अपने आप को मेरी माँ की सहेली बता रही थी और मुझे मेरे बाप के ख़िलाफ़ भड़काकर मेरे बाप को जेल करवाई थी, वह भी वहाँ पर आ गई थी। जज अपना फ़ैसला सुनाने ही वाले थे कि एक औरत ने आकर कहा कि जज साहब, एक बार अपना फ़ैसला सुनाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने उनकी तरफ देखा तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। वह तो वही थी जिनकी फ़ोटो के आगे मेरे पापा घंटों घंटों खड़े रहते थे, यानी मेरी सगी माँ थी। मैंने अपने पापा को देखा तो वह फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी माँ ने कटघरे में आकर कहा कि जज साहब, मेरे पति पर मुझे ही मारने का मुकदमा चल रहा है, लेकिन मैं तो सही सलामत हूँ, फिर ये मुकदमा कैसा। अदालत ने मेरे पापा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मैं जाकर अपने पापा से लिपट गई और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। वे बोले, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वे फरेबी औरत मौका पाते ही वहाँ से गायब हो गई। मेरे पापा मेरी माँ के पास आकर बोले कि तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे ऊपर अपने अलावा किसी और का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि तुम्हारे और उसके बीच में संबंध है, तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और एकांत में जाकर रहने लगी। लेकिन जब मैंने टीवी पर ये ख़बर देखी कि तुम्हें मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पापा बोले, अब तो तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन आ गया है। देखो, मैंने तुम्हारी यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब मेरी मम्मी पापा एक दूसरे के गले लग कर रो रहे थे, तो मैंने कहा, अरे मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो गले लगाइए। और मैं भी अपने मम्मी पापा के गले लग गई। मैंने सामने देखा तो बंटी अंकल दूर खड़े होकर हम सबको देखकर हंस रहे थे।